हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉप 30 रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अब यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट्स आ चुके हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको स्पीड अप कर दीजिए। राइट, अपनी जो कमर है उसको कस के बांध लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए। एक तरीके के हमारे हिंदी में कहावत है कि कमर कस लेना, यानी कि अब आपको वो टाइम आ गया कि जब आपको लास्ट आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, और उन लास्ट के 50 to 60 डेज में अब आपको क्या करना है, अपना पुरजोर अपनी तैयारी करनी है। तो गाइज हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपनी जो तैयारी है तो डेली बेसिस पर आपको क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर की जाएंगी और आप सभी को क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा और आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड किया जाएगा। तो गाइज आज के हमारा जो सेशन है, आज की सेशन में हम रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारा पेपर 1 है उसमें हमारे रिसर्च के जो क्वेश्चन है 5 to 7 हमारे जो क्या है रिसर्च के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में रिसर्च से ही रिलेटेड, जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड ही जो टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे, उनका एनालाइज करेंगे, उनकी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको अपनी पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन है हमारा, The identification of a research problem involves. Identification of a research problem involves. Identification of a research problem. कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी आइडेंटिफिकेशन किससे रिलेटेड है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन में किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक एरिया, selection of academic area। सेकंड है आपका demarcation of study area। थर्ड है rejection of personal and collective choices। फोर्थ है आपका स्पेसिफिक टॉपिक्स विद इन द एरिया, एंड लास्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हुए, उसको आइडेंटिफिकेशन करने में क्या क्या इंक्लूड किया जाए। जब कोई भी पर्सन रिसर्च करने के लिए आता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन करते हुए आपको क्या क्या फैक्टर्स क्या है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना होता है, तो वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइज आपका इसका राइट आंसर है ए, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सिलेक्शन ऑफ द एकेडमिक एरिया, यानी कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना एकेडमिक एरिया ही डिसाइड करना है। मतलब जैसे मैं अगर अपनी रिसर्च की बात करूं तो जब मैंने अपनी पीएचडी में अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो सबसे पहले आपको क्या है, अपना एरिया ही डिसाइड करना है। जैसे कॉमर्स में अगर मैं अपना रिसर्च कर रही हूँ तो कॉमर्स के अंदर भी हमारे क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनेंस के सब्जेक्ट्स है, कुछ अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एचआर के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारी मार्केटिंग के होते हैं। तो आपको जो रिसर्च है वो किस फील्ड में करनी है, फाइनेंस में करनी है, एचआर में करनी है, मार्केटिंग में करनी है या अकाउंट्स में करनी है, किससे रिलेटेड करनी है। तो गाइज वही एकेडमिक एरिया को सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, डिसाइड करना होता है कि हाँ मुझे के जो है मेरा इंटरेस्ट जो वो फाइनेंस में है, तो मुझे फाइनेंस में ही अपनी क्या करनी है, रिसर्च। तो इस चीज को सेलेक्ट करना वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में सबसे पहले आपका शामिल किया जाता है। उसके बाद है आपका डीमार्केशन ऑफ द स्टडी एरिया। अब जो आपने स्टडी एरिया जहां पर अब क्या है, आपका अपना रिसर्च का एक टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे क्या है फाइनेंस के अंदर अपनी रिसर्च को करना है। अब उस स्टडी एरिया का आपको क्या करना है, डीमार्केशन करना है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि आपको फाइनेंस के अंदर अपनी रिसर्च जो है वो करनी है, लेकिन फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है। फाइनेंस भी अपने आप में खुद क्या है, एक बहुत ज़्यादा वाइड एरिया है, बहुत सारे उसके अंदर हमारे टॉपिक है। फाइनेंस के अंदर अब आपको क्या, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है, उसको स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया। एरिया यहाँ पर हमारा क्या हो, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरा एरिया है जी फाइनेंस, लेकिन उस फाइनेंस में स्पेसिफिक टॉपिक, ये टॉपिक डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है, वो क्या है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में आपका हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं जैसे मैंने जो मेरा टॉपिक है वो मैंने डिसाइड किया कॉर्पोरेट डेट मैनेजमेंट, कि जो कंपनीज डेट लेती हैं
वो अपने इस डेट को किस तरीके से मैनेज करती है, अगर वो किसी टाइम पे उनको सर्व नहीं कर पाती, अगर किसी कंपनी ने क्या किया बैंक से लोन लिया और वो उस लोन को किस तरीके से मैनेज करे ताकि वो उनकी टाइमली पेमेंट करती रहे, बैंक को भी इनकम मिले और कंपनी को भी इनकम मिलती रहे। तो ये सभी कि आपकी जब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करने हो, तो आपको ये 3 चीजें क्या है सबसे पहले सेलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले तो आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि आपको किस एरिया में रिसर्च करनी है, जिसमें भी आपका गाइस जो एरिया है सिलेक्शन का वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पर किस एरिया में अपनी रिसर्च करना चाहते हो। उसके बाद डीमैरिकेशन ऑफ द स्टडी एरिया और देन स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया कि जो आपने अब एरिया डिसाइड किया है, जैसे मैंने फाइनेंस डिसाइड किया तो फाइनेंस में से आप किस टॉपिक पे, फाइनेंस के किस टॉपिक पे आप क्या है रिसर्च करना चाहते हो, ये सभी जो है आपके रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में आपकी शामिल की जाती हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी एनालिसिस इन रिसर्च आर, कि जो हम रिसर्च में जो सेकेंडरी एनालिसिस करते हैं उस सेकेंडरी एनालिसिस करने के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी एनालिसिस, तो गाइज इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या है, पहले ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एनालिसिस किसे कहते हैं। सेकेंडरी एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें ऑलरेडी जो हमारे पास जो डाटा है, मतलब जो भी हम जब हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के लिए हमारे पास जो डाटा है उस डाटा को आपने ऑलरेडी ही पहले ही किसी दूसरी स्टडी के लिए क्या किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ, यानी कि आपकी कोई प्रायर स्टडी थी, पहले की कोई स्टडी, पहले की कोई रिसर्च के लिए आपने जो डाटा है उसको क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। तो इस डाटा को आपने इस स्टडी के लिए क्या किया, कलेक्ट किया, लेकिन अब इस डाटा का आप क्या कर रहे हो, रीएनालिसिस। क्या कर रहे हो आप इसको रीएनालिसिस, यानी कि पहले आपने कोई टॉपिक डिसाइड किया, उस टॉपिक के लिए फिर आपने क्या कोई डाटा कलेक्ट किया और फिर इस डाटा को तो आपने पहले तो क्या होगा, इस डाटा को इस स्टडी के लिए एनालिसिस किया होगा। अब सेम वही डाटा आप किसी दूसरी स्टडी के लिए क्या कर रहे हो, उसका एनालिसिस करो, मतलब डाटा आपका सेम रहेगा लेकिन उस डाटा को आप किसी दूसरी स्टडी के लिए, किसी दूसरे टॉपिक के लिए क्या कर रहे हो, उसका दोबारा से एनालिसिस। डेटा आपका सेम रहेगा लेकिन जो स्टडी है, जो टॉपिक है, जो रिसर्च है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एनालिसिस। मतलब क्या है, पहले से आपने कोई स्टडी किया, आपने कोई एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक के लिए आपने क्या है अपना डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन आप उसी सेम डाटा को किसी दूसरी स्टडी के लिए भी क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो वो एनालिसिस आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी एनालिसिस। तो गाइज अब रिसर्च में जब आप सेकेंडरी एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि गाइज जो हमारी रिसर्च है, जैसे मान लो कि अगर आप क्या है पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी करते हो, आप रिसर्च करो, आपने क्या है बहुत एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया और उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने क्या बहुत सारा अपना डाटा क्या है कलेक्ट कर लिया। अब अपने उस पीएचडी से रिलेटेड, क्योंकि पीएचडी की जो रिसर्च है उसमें तो आपको क्या है 250 से 300 पेजेस की क्या लिखनी होती है, अपनी थीसिस सबमिट करनी होती है, राइट। लेकिन जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं उस रिसर्च पेपर में आपको क्या है 20 to 30 का आपका होता है रिसर्च पेपर। तो जो डाटा आपने इस अपने पीएचडी रिसर्च करते हुए 250-300 पेजेस की थीसिस को लिखते हुए जो आपने डाटा कलेक्ट किया था, वही डाटा अगर आप अपने रिसर्च पेपर का एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपने उठाया और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप क्या कर रहे हो, उसके लिए रिसर्च कर रहे हो, तो उसी सेम डाटा को आप अपने रिसर्च पेपर में भी यूज कर रहे हो, तो वो एनालिसिस आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एनालिसिस। तो अपनी रिसर्च में सेकेंडरी एनालिसिस करने के आपको क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि जो आपकी रिसर्च है, रिसर्च में सेकेंडरी एनालिसिस को करने के आपको क्या क्या फायदे रहेंगे। तो सबसे पहला फायदा तो है आपका इट इज इनएक्सपेंसिव, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस डाटा को क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। तो राइट आंसर है जी आपका A, B, C and D। तो इट इज इनएक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी डाटा को कलेक्ट किया हुआ है, राइट। देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दोबारा से आपको कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सारा डाटा कलेक्ट कर चुके हो। उसके रिगार्डिंग जो भी आपको फॉर्मेलिटीज करनी थी, डाटा किस टाइप का लेना है, किस टाइप का नहीं लेना है, क्या आपके वेरिएबल रहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, ये सब कुछ आप पहले से डिसाइड कर चुके हो। तो आपको कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं होती है। उसके बाद डेटा आर्चिव्स आर अ
वैल्यूएबल सोर्सेज, कि जो डेटा आप अपने आर्चिव्स में डाल चुके वो आपके लिए क्या है, एक वैल्यूएबल सोर्स निकल के आता है, राइट। उसके बाद है जी डी, यूजफुल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल नॉलेज, कि आपको क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या मिलती है आपको, यूजफुल अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसके लिए, अपने वैल्यूएबल नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो राइट आंसर है आपके ए बी सी एंड डी। जी हाँ, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। नेट के फॉर्म बिल्कुल रीओपन हो चुके हैं, रीओपन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले उस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अब जो एनटीए है उसने दिसंबर 2020 और जो हमारा जून 2021 का एग्जाम जो होने वाले थे, तो 2 एग्जाम होने वाले थे, जो एक हमारा क्या होना था, एक दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होना था और एक जो हमारा जून 2021 में जो एग्जाम होना था। एनटीए ने इन दोनों एग्जाम की जगह अब क्या है, एक ही एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जो कि हमारे 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहेंगे, जो कि डेट फाइनेंशियली आपकी आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल अब भी आप कर सकते हो। 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की डेट है एग्जाम फॉर्म को फिल करने की। 5 सितंबर इज द लास्ट डेट। 5 सितंबर के को रात के 12 बजे तक, रात के 11:59 तक आप क्या है फॉर्म फिल कर सकते हो। 6 सितंबर आपकी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की जो फीस है उसको फिल करने की। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप एग्जाम के जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। और गाइस 23 अगस्त से हमारा जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी अपने आप को एनरोल कीजिए। और अगर आप इस कोड को यूज करते हुए परचेज करोगे तो आपको 77% की डिस्काउंट में मिलेगी। तो क्योंकि गाइज अब क्या है, एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो अपनी कमर कस लीजिए, अपनी जो स्टडी है उसको स्पीड अप कीजिए और हमारे साथ मिलकर अपनी स्टडी को किए। क्योंकि अब अगर आप क्योंकि इसी अटेम्प्ट में हम, क्योंकि अब गाइज क्या है, एनटीए क्या है 2 एग्जाम्स को इकट्ठा करके एक ही एग्जाम ले रही है। तो एक एग्जाम में उनको क्या करना होता है, 6% का रिजल्ट देना होता है। कि एक एग्जाम एनटीए क्या कहते हैं कि हम अपने एक जो भी हमारे टोटल जितने भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उसके टॉप 6% हम क्या देंगे, रिजल्ट प्रोवाइड देंगे। तो अब क्योंकि एनटीए क्या है 2 बार 2 एग्जाम्स को क्या करे, क्लब करके एक ही एग्जाम ले रही है, तो इस तरह से उनको जो रिजल्ट है वो 6% की बजाय 12% देना पड़ेगा। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब आप अपने नेट के एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइज अपने आप को फटाफट यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए हमारे बैच में एनरोल कीजिए और अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको लीजिए और अपने नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको आने वाली नहीं है, जब 12%, क्योंकि हार्डली जो एनटीए है नेट का जो रिजल्ट है वो ओनली 6% देते हैं, लेकिन अब की बार जो है 12% रिजल्ट दिए जाने के बिल्कुल पूरे चांसेस है। क्योंकि 2 एग्जाम को क्लब करके वो एक ही एग्जाम ले रहे, तो 12% रिजल्ट दिया जाएगा। तो अपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत, जुड़िए हमारे साथ, अपने आप को हमारे बैच में एनरोल कीजिए। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपको ये बैच मिल रहा है आपको, जिसमें सारा का सारा मटेरियल भी करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी आपकी क्लियर की जाएंगे और आपको एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट भी रखे जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस करवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल कोड पे आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। 77% डिस्काउंट आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर, ना ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। 77% का ह्यूज डिस्काउंट। पीडीएफ भी बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। मार्क्स कितने आने चाहिए, मार्क्स तो जी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं और जितने स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में क्या है आ रहे हैं, अपीयरिंग, टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके अपीयर हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्क्स आपके क्या है, फिर भी आप लगा के चलो कि आपको 60% स्कोर तो करना ही करना है, हर हाल में 60% का तो आप टारगेट लेके चलो। मिनिमम 60% यू हैव टू स्कोर, मिनिमम 60% तो आपको क्या करना है, स्कोर करना ही करना है अगर आपको नेट को क्वालिफाई करना है। और अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो आप 70% का टारगेट लेके चलो कि आपको 70% क्वालिफाई करना ही करना है। 300 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम रहता है, 300 मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का 70% मीन्स टू से 210 नंबर या फिर 180 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे।
जी नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। यही इस एग्जाम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। आप हर क्वेश्चन को क्या है, अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव, अगर वो आपका ठीक हो जाता तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका गलत हो जाता तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप अगर जल्दबाजी में आपके पास टाइम नहीं है तो आपको जो है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज, कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च किसे कहा जाता है? व्हाट इज योर पार्टिसिपेटरी रिसर्च? बताओ स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होती है? पार्टिसिपेटरी रिसर्च, पार्टिसिपेटरी रिसर्च पार्टिसिपेटरी रिसर्च किसे कहते हैं? पार्टिसिपेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मतलब जो रिसर्चर्स है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसके मेंबर्स जो होते हैं, उन मेंबर्स की उनके साथ क्या करते हैं, उनके जो भी वर्किंग होती है उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उनसे रिलेटेड एक जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनका सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च का मतलब क्या है? पार्टिसिपेटरी रिसर्च में जो कम्युनिटी होती है, जो भी हमारी कोई भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन मेंबर्स की जो प्रॉब्लम्स है, या फिर आप कह लो कि जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाता है कि उस कम्युनिटी को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके सॉल्यूशंस के, उनके ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दिया जाता है। तो पार्टिसिपेटरी का दूसरा नाम हो गया जी आपका कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, कम्युनिटी रिसर्च। पार्टिसिपेटरी रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड योर कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च। दिख नहीं रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में आपका दिया गया है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, बी में है एक्सटर्नल वैलिडिटी और सी में है आपका इंटरनल वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपकी क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है और इंटरनल वैलिडिटी क्या है? तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो वैलिडिटी होती है जिसमें आपको क्या है, फॉल्टी और पुअर मेजर हो, रिजल्टिंग इन मिस लेबलिंग एंड मिस इंटरप्रेटिंग बिहेवियर। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है आपकी, फॉल्टी और पुअर मेजर रिजल्टिंग इन मिस लेबलिंग एंड मिस इंटरप्रेटिंग बिहेवियर, राइट। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, ट्रीटमेंट एंड नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप वर अनइक्वल बिफोर द स्टडी बिगेन, एंड इंटरनल वैलिडिटी इज सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तो आंसर हुआ जी आपका बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद व्हाट नेम एन एट्रीब्यूट लाइक हाइट, वेट और हैप्पीनेस दैट इज मेजरेबल एंड दैट इज असाइंड विद चेंजिंग वैल्यूज बी कॉल्ड। यानी कि कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम, कोई भी एट्रीब्यूट जिसको, जैसे कि हम कह सकते हैं हाइट कितनी है किसी पर्सन की, उसका वेट कितना है, हैप्पीनेस किसी है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम किस नाम से कहा जाता है? कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जैसे कि हाइट है, वेट है, हैप्पीनेस है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसका एक नाम क्या है, उसे आप किस नाम से पुकारोगे? वेरिएबल, सैंपल, स्टैटिस्टिक्स और ह्यूरिस्टिक। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जैसे कि हाइट है, वेट है या हैप्पीनेस है, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसे आप किस नेम से पुकारोगे? विद व्हाट नेम एन एट्रीब्यूट लाइक हाइट, वेट एंड हैप्पीनेस दैट इज मेजरेबल एंड दैट इज असाइंड विद चेंजिंग वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसे आप किस नाम से पुकारोगे? तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहा जाता है उसे? वेरिएबल। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट
जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और जो क्या है वैल्यू जिसकी क्या होती रहती है, चेंज, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहा जाता है उसको, वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विच अमंग द फॉलोइंग provides the strongest evidence of cause and effect relationship between independent and dependent variable, कि इनमें से कौन सी अप्रोच आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसका, कोज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। कौन सी अप्रोच आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्रोच है, क्या है आपकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ही क्या है, हमारी कोज और इफेक्ट के बीच में हमारे रिलेशनशिप को स्टडी करती है। एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं कि हमारा किसी भी चीज के होने के रीजन क्या है और उसके रिजल्ट क्या रहेंगे, वो हम कहाँ से देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से ही ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है वो यही डिफाइन करते हैं कि किसी भी चीज के होने के रीजन क्या है, और अगर वो चीज हो रही है तो उसके रिजल्ट क्या रहेंगे। तो कोज और इफेक्ट के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप कौन बताती है, हमारी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। कौन सी अप्रोच बताती है, हमारी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, अ रिसर्च रिपोर्ट विल कंटेन, कि जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। रिसर्च रिपोर्ट में फाइनेंशियल अकाउंट्स, जी नहीं। प्रीफेरेटरी पार्ट क्या होते हैं, वो पार्ट्स जो हम अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहेगा, हमारा टाइटल जो पेज है वो क्या रहेगा, रेफरेंसेस क्या रहेंगे, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का इंडेक्स होता है हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट के स्टार्टिंग में जो हमारे पेजेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे प्रीफेक्टरी पार्ट्स उसको कहा जाता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, जी नहीं। टाइटल पेज आएगा आपका रिसर्च रिपोर्ट में, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आएंगे और टर्मिनल चैप्टर्स भी आएंगे। तो ये सभी पार्ट्स क्या है आपके रिसर्च रिपोर्ट में शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर है जी आपका बी, डी, ई एंड एफ। बी, डी, ई एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The originality of a research topic will depend upon factors of, कि कोई भी जो रिसर्च टॉपिक है उसकी ओरिजिनलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कोई भी जो आपकी रिसर्च है, कोई भी जो आपका रिसर्च टॉपिक है, उस रिसर्च टॉपिक की ओरिजिनलिटी, की वो रिसर्च आपकी ओरिजिनल भी है या नहीं है, वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर आपकी डिपेंड करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो जी, कोई भी रिसर्च टॉपिक ओरिजिनल है या नहीं है वो किस किस से पता चलेगा, यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक, कि आपका जो टॉपिक है वो यूनिक है या नहीं, मतलब यूनिक का मतलब कि दूसरों के कंपैरेटिवली उसमें क्या चेंजेस है, किस तरह से वो क्या है दूसरों से अलग है। यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक बिल्कुल रिसर्च पेपर की, रिसर्च टॉपिक की ओरिजिनलिटी को दिखाएगा। उसके बाद है यूटिलिटेरियन डायमेंशंस। यूटिलिटेरियन डायमेंशंस क्या होती हैं, कि कोई भी जो आपके उसके बाद है जी आपका सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, जी नहीं, सुपरविजन की नॉन रिक्वायरमेंट, जबकि हमें रिसर्च टॉपिक के लिए ओरिजिनलिटी के लिए सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर है नॉन रिक्वायरमेंट, तो ये तो आपका नहीं होगा। एंड फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी, कि जो स्टडी आप कर रहे हो उस स्टडी की कितनी फिजिबिलिटी, यानी कि वो प्रैक्टिकली कितनी एप्लीकेबल आपकी हो पाएगी, ये आपसे उसमें पूछा जाएगा। यानी कि कोई भी जो रिसर्च है वो आपकी ओरिजिनल है या नहीं, ये कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे। एक तो आपकी जो टॉपिक है वो यूनिक होना चाहिए, एक उसकी यूटिलिटी कितनी, यानी कि वो उसका यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसका प्रैक्टिकल यूज कितना है, उसका प्रैक्टिकल यूज कितना है, कि वो कितनी यूजफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, ये चीज भी उसकी ओरिजिनलिटी को डिफाइन करेगी। सपोर्ट सिस्टम भी डिफाइन करेगा। एंड फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी, की जो वो स्टडी है वो फिजिबल है भी या नहीं। फिजिबल मतलब आप उस चीज को कर भी सकते हो या नहीं, मतलब आपने जो टॉपिक तो ले, लेकिन अगर आपको उसके रिगार्डिंग डाटा ही ना मिले तो आप उस टॉपिक को, आप उस रिसर्च को कर ही नहीं पाओगे। तो गाइज, स्टडी की फिजिबिलिटी भी आपकी क्या है, रिसर्च टॉपिक की ओरिजिनलिटी को डिफाइन करती है या उसके फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। तो आपका राइट आंसर है
ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज, कि जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की एक्सपेरिमेंट करने की और एनालाइज करने की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने वाली कौन सी स्टडी है। इनमें से कौन सी स्टडी स्टूडेंट्स की जो एक्सपेरिमेंट की जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और एनालाइज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी की वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। ऐसा किसके थ्रू किया जा सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करने की जो उनकी एबिलिटी है उसको किसके थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है, हिस्ट्री के थ्रू, साइंस के थ्रू, लैंग्वेजेस के थ्रू या फिर इकोनॉमिक्स के थ्रू। फटाफट आंसर कीजिए। तो ऐसा हम क्या है, साइंस के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं हम, साइंस के थ्रू, क्योंकि साइंस में ही क्या है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमारे एनालिसिस होते हैं, हमारे जो भी जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस है वो मोस्टली हमारे किस में होते हैं, हमारे साइंस में ही होते हैं। हिस्ट्री, लैंग्वेजेस और इकोनॉमिक्स में हमारे इतने एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस नहीं होते जितने हमारे साइंस रिलेटेड होते। तो स्टूडेंट्स की जो एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करने की एबिलिटी है उसको हम साइंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेरिएबल दैट इज मैन्युपुलेटेड इज नॉन एज, एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैन्युपुलेट किया जा सकता है। एक ऐसा वेरिएबल जिसको मैन्युपुलेट किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जिसको हम क्या है, मैन्युपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या है, चेंजेस कर सकते हैं, वो वेरिएबल होता है जी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसको आप मैन्युपुलेट कर सकते हो, वो होता है इंडिपेंडेंट। और जिसको आप मैन्युपुलेट नहीं कर सकते दैट इज योर डिपेंडेंट, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है वो आपका होता है डिपेंडेंट। और जिसको आप मैन्युपुलेट कर सकते हो वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है जी आपका, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन, कि जब हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन है आपके, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस। देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर चॉइस, कि रिसर्चर की चॉइस के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। डेफिनेटली कि जो रिसर्चर है, जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि जो रिसर्चर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि वो जो रिसर्च करने जा रहा है उस रिसर्च करने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी, कि वो जो रिसर्च है वो सोसाइटी के भले के लिए की जा रही है या अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए की जा रही है। मतलब किस ऑब्जेक्टिव से जो रिसर्चर है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या है, रिसर्च करना चाहता है। तो ये आपका क्या है, जो रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके एक तो रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, बिल्कुल कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, ये भी उसके ऊपर भी क्या है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन डिपेंड करेगी। आपके कंसेप्ट क्या है, आप किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, किस कॉन्सेप्ट को लेकर आप क्या है, रिसर्च करना चाहते हो। व्हाट नेगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च अपॉन, जी नहीं। रीजन फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी क्या है, हम अपनी रिसर्च को फॉर्मुलेट करते हैं। तो राइट आंसर है जी आपका ए, बी, सी एंड एफ। ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल मॉडल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च, कि आपकी इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करने वाले जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपकी रिसर्च में जो इंटरनल वैलिडिटी होती है उस इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करने वाले आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से हैं। हिस्ट्री, रेंडमाइजेशन, मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी एंड मैचिंग। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा इसका। एंड द राइट आंसर इज, हिस्ट्री क्या है, उसकी इंटरनल वैलिडिटी की, उसकी मैच्योरिटी कितनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, और एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी की हिस्ट्री क्या है जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी की,
और जो उसकी मैच्योरिटी कितनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज किए जाएंगे, और एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च डिजाइन आर, कि जो रिसर्च, जब हम किसी रिसर्च को, जब किसी रिसर्च के लिए क्या करते हैं हम, रिसर्च डिजाइन, जब हम किसी रिसर्च के लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट, जो रिसर्च डिजाइन के हमारे जो कंपोनेंट्स है वो उसको जब हम डिसाइड करते हैं तो वो हमारे कौन कौन से रहेंगे। कंपैरिजन, बिल्कुल, जब हम जो हमारा रिसर्च डिजाइन है उसको बनाते हो हमें कौन कौन से कंपोनेंट ध्यान में रखने चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जनरलाइजेशन। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो राइट आंसर है आपका ए, बी, डी एंड एफ। जो आपके रिसर्च डिजाइन है वो कंपैरिजन, कि आप उसका कंपैरिजन करके देख सको, ऐसा होना चाहिए। और क्या है, उसको आप कंट्रोल भी कर सको जो आपका रिसर्च डिजाइन है, मैनिपुलेशन आप उसकी कर सको, एंड जनरलाइजेशन, कि आप जो रिसर्च डिजाइन है उसको जनरलाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सब होना चाहिए। जो आपका रिसर्च डिजाइन है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, एक तो वो कंपैरेटिव हो, ये क्या आप उसका क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको, आप उसको कंट्रोल भी कर सको। उसमें अगर आपको कोई मैनिपुलेशन करनी है, मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको उसमें क्या है, कोई चेंज करना है, क्या करना है, यानी कि आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि आप उसमें कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी किसी भी टाइप के क्या है चेंजेस कर सको, और आप उस रिसर्च डिजाइन को जनरलाइज भी कर सको। तो ये सभी कंपोनेंट्स आपके रिसर्च डिजाइन के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 4 मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च, कि साइंटिफिक रिसर्च करते हुए जो 4 मेजर ऑपरेशंस आपके क्या क्या रहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हुए आपके 4 मेजर ऑपरेशंस कौन कौन से होने चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, सेल्फ एजुकेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस एंड थ्योरीजाइजेशन। तो राइट आंसर है जी आपका ए, बी, सी एंड एफ। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, कि जब आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो साइंटिफिक रिसर्च में तो आपका क्या है, डेफिनेटली क्या होना चाहिए, डेमो, क्योंकि साइंस का मतलब ही क्या है कि आपको हर एक चीज क्या है पता ही होनी चाहिए कि साइंटिफिक जो रिसर्च है हमारी, उस साइंटिफिक रिसर्च को आप किस तरह से क्या कर सकते हो, उसका डेमो, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में क्या हमारी डेमोन्स्ट्रेशन करके, मतलब जिसमें आप कोई भी चीज है उसको प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ही होता है जिसमें आप क्या है प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखा सकते हो। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, स्पूरियस का मतलब होता है कि जो आपके क्या है फेक हैं, फेक या फॉल्स रिलेशंस हैं जो आपके, उन रिलेशंस को आप निकाल सको, कि जो आपके साइंटिफिक रिसर्च में की जो साइंटिफिकली होती है हमारी, तो जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके मेजर ऑपरेशन और क्या रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन। स्पूरियस का मतलब होता है जो भी हमारे फेक या फॉल्स रिलेशंस हैं उनको एलिमिनेट करना, राइट। सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, कि हर एक, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च का एक क्या है, एक प्रोसेस होता है कि एक स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, एक दूसरे स्टेप के बाद आपका थर्ड स्टेप, थर्ड के बाद आपका फोर्थ स्टेप, तो एक ये क्या है टाइम ऑर्डर में उसको एक सीक्वेंस उसकी रखी जाती है। एंड थ्योरीजाइजेशन, की जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च है उसकी आप क्या कर सको, थ्योरी बना सको। ये सब क्या है आपके, वो सब आपके क्या है थ्योरी की फॉर्म में, मतलब जो भी आप साइंटिफिक रिसर्च में कर रहे हो उसमें क्या है आपकी एक थ्योरी बन सके, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो आपके क्या है 4 मेजर ऑपरेशंस है किसके, साइंटिफिक रिसर्च के। जी हाँ, ये सारे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूजीसी नेट पेपर 1 में हमारी जो एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उससे रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चंस है।
एक्शन रिसर्च से नहीं, जो भी हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड है, जितना भी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड का जितना भी सिलेबस है वहां से ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स इज पर्टिनेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च करते टाइम सबसे ज्यादा आपका रिसर्च एथिक्स पर कहाँ ध्यान देना होता है। पर्टिनेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च करते हुए रिसर्च की कौन सी स्टेज पर आपको क्या है सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो रिसर्च एथिक्स पर देना होता है, कौन सी रिसर्च स्टेप पे। डिसाइडिंग द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रैक्स और बोथ फॉर परस्यूइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, की जब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रैक्स को डिफाइन कर रहे हो उस टाइम पर आपका होना चाहिए रिसर्च एथिक्स सबसे ज्यादा तब ध्यान में देने चाहिए। बी है आपका आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन एंड डेलिमिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो आपको रिसर्च एथिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डिफाइनिंग अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करने में, सैम्पलिंग प्रोसीजर को डिफाइन करने में और टेक्निक्स को डिफाइन करने में। लास्ट ऑप्शन है आपका डेटा को कलेक्ट करते हुए, डेटा का एनालाइज करते हुए और अपनी रिसर्च जो आपने रिजल्ट निकाले हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करते हुए कौन सी स्टेज पर आपको क्या है रिसर्च एथिक्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइज जब भी आप अपनी रिसर्च एथिक्स है, जब आप अपना क्या कर रहे हो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि डेटा आपकी जो रिसर्च है ना वो सारी की सारी जो रिसर्च है सारा का सारा आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेटा के कलेक्शन, क्योंकि आप जिस टाइप का डेटा कलेक्ट करोगे उसी बेस पर आपकी क्या है रिसर्च की जाएगी। डेटा तो अब आपने सही कलेक्ट कर लिया लेकिन उसको जितना सही डेटा आपने कलेक्ट किया है उसी हिसाब से उसका जो एनालिसिस है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, और एनालिसिस के साथ साथ जो उसकी रिपोर्टिंग है यानी कि जो आपने इंटरप्रिटेशन किया है वो इंटरप्रिटेशन भी आपका क्या है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स का जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा किस टाइम पर होना चाहिए, आपकी डेटा कलेक्शन के टाइम पे, डेटा एनालिसिस के टाइम पे, और जब आप अपने रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उनको रिपोर्ट बना रहे हो उन टाइम पर आपको क्या है सबसे ज्यादा अपने रिसर्च एथिक्स पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following implies the correct sequence in an action research, कि जो हमारी एक्शन रिसर्च है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। गाइस जो ये हमारा क्वेश्चन है ये हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है, कम से कम 3 से 4 बार ये जो क्वेश्चन है आपका हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हमारी एक्शन रिसर्च है उस एक्शन रिसर्च का क्या है करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस है जी आपका, सबसे पहले आप क्या करो, प्लान, देन एक्ट, देन ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। सबसे पहले आपको एक्शन रिसर्च में क्या करना है, प्लान करना है, देन आपको एक्ट करना है, देन आपको ऑब्जर्वेशंस करनी है और देन आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट। तो ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस किसका, एक्शन रिसर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in which of the following research methods the emphasis is laid on the naturalistic setting and meaning giving process, कि इनमें से कौन से रिसर्च मेथड में जो सबसे ज्यादा ध्यान है वो नेचुरलिस्टिक सेटिंग पे और मीनिंग गिविंग प्रोसेस पे दिया जाता है। कौन सा रिसर्च ऐसा, कौन सा रिसर्च मेथड है हमारा ऐसा, कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, नेचुरली, कि जैसा है एज इट इज उसको एज इट इज ही लिया जाए, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की क्या है चेंजेस ना किए, कि जो चीज जो डाटा जो भी कुछ हमने अपनी रिसर्च में लिया है ना, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, सैंपल है, वो एज इट इज ही रहनी चाहिए, वो नेचुरल ही रहनी चाहिए और मीनिंग गिविंग प्रोसेस हो। हम उसमें मतलब किसी टाइप का हमारा कोई चेंज ना हो, ऐसा किस मेथड में किया जाता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसा आपका किया जाता है केस स्टडी मेथड में। किस मेथड में किया जाता है आपका ऐसा, केस स्टडी मेथड में। केस स्टडी मेथड में, जी नहीं, डिस्क्रिप्टिव सर्वे में नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव सर्वे नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव सर्वे में तो क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उन्होंने जिस तरीके से आपके रिजल्ट दिए, ठीक है, और हर एक जो मतलब जिससे भी आपने अपना जो सर्वे है वो फिल करवाया है, सर्वे आपने जिससे भी करवाया है,
तो उन सभी लोगों के जो आंसर्स हैं, जो सर्वे है कि आपके जो आपके पास आंसर आए हैं वो सभी के आंसर क्या है, अलग अलग होंगे। तो उनको एक एक जैसा मतलब सिमिलर आंसर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपने 50 लोगों से पूछा या 100 लोगों से पूछा, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोगों ने एक ही जैसा आंसर दिया हो, राइट। तो उनका जो सभी का आंसर है वो क्या है, अलग अलग रहेगा। लेकिन आपको अपने रिसर्च में सिमिलर से आंसर्स रखने होते हैं, क्योंकि आपकी जो फाइंडिंग्स है वो 100 लोगों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप 100 के 100 लोगों की जो फाइंडिंग है उसको अपने रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते उनके बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जनरलाइज करना पड़ेगा कि हाँ मोटे तौर पर 90 जो मतलब 100 में से कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो इस तरीके से ये बात कह रहे हैं। तो वहां पर आपकी क्या नेचुरल सेटिंग रहेगी नहीं, आप उसमें क्या कर दिया, कोई ना कोई छेड़खानी कर दिया कि हाँ ये डाटा था और इसमें आपने इस तरह से उसको उसमें क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे तो आपका आंसर होगा ही नहीं, बल्कि जो हमारी केस स्टडी है, जो हम क्या है हमारी केस स्टडी है, केस स्टडी में हमारी क्या है बिल्कुल नेचुरल सेटिंग रहती है। क्योंकि केस स्टडी में क्या एक पर्टिकुलर आपको एक केस दे दिया जाता है कि केस स्टडी मेथड क्या होता है, जो आपके एक्चुअल में हो चुके हैं। क्योंकि केस स्टडी मेथड में क्या है, जो चीजें जो घटनाएं आपकी एक्चुअल में हो चुकी है उसके ऊपर आपकी क्या है रिसर्च की जाती है। अब जैसे कि मान लो अगर हम बात करें कि 1984 में क्या है इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो इसमें क्या है, जो एज इट इज एक्चुअल में जो हुआ था आप उसी के बारे में क्या करोगे, रिसर्च करो। क्योंकि केस स्टडी मेथड में क्या होता है, जो आपके एक्चुअल में जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती है, पास्ट में एक्चुअल में जो घट चुकी है उसी के ऊपर आपको क्या करनी होती है, रिसर्च। मतलब तो उसमें जो है जो ऑलरेडी आपका हो चुका है वो आपका एज इट इज रहेगा, उसमें आप किसी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं पास्ट में। तो आप उसमें किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ओके जी, ओके, समझ गए आप, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन इज कॉल्ड। जी हाँ, बिल्कुल, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स ड्यूरिंग 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, कि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम पे, जैसे अब ये तो है नहीं कि जब आप डेटा कलेक्ट करने गए तो एक ही बार में अपने जो सारा का सारा डाटा है वो एक ही बार में कलेक्ट कर लिया। तो अगर आप क्या अलग अलग टाइम पे 2 पॉइंट्स पे अगर आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो जो आपके रिस्पोंडेंट्स है उसमें क्या है, कोई ना कोई अगर चेंज आ जाता है, उनके एटीट्यूड में कोई चेंज आ जाता है, तो उस इफेक्ट को आप क्या कहोगे, रिएक्टिव इफेक्ट, मैच्योरेशन इफेक्ट, रिग्रेशन इफेक्ट और कंडीशनिंग इफेक्ट। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, फटाफट आंसर कीजिए कि जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और 2 अलग अलग टाइम पे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो रिस्पोंडेंट्स है जहां से हमने डेटा को कलेक्ट करना है उनके एटीट्यूड में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंज को आप क्या कहोगे, तो उस चेंज को कहा जाता है आपका रिग्रेशन इफेक्ट। क्या कहा जाता है उसको, रिग्रेशन इफेक्ट। क्योंकि रिग्रेशन में ही हम क्या करते हैं, 2 जो हमारे अलग अलग रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनमें अगर कोई किसी टाइप का कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज का कि कोई भी जो 2 वेरिएबल है उनमें किस तरीके से एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह से उनमें चेंज आ रहा है, उस चीज को हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, रिग्रेशन के थ्रू। तो इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, रिग्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है जी आपका, द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर सिचुएशन और प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड दी, कि जिस टाइम पीरियड में हम स्टडी को क्या करते हैं, मतलब जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जिस टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, कि जिस टाइम पीरियड में, जिस टाइम फ्रेम में कोई एक स्टडी किसी सिचुएशन को या किसी प्रॉब्लम को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पीरियड, एज, लॉन्गिट्यूडनल या रेट्रोस्पेक्टिव टाइम। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, कि ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें हम किसी एक स्टडी क्या करती है, किसी सिचुएशन को या किसी प्रॉब्लम को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, जिस टाइम फ्रेम में हम कोई भी एक स्टडी की जो सिचुएशन है या उसकी प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाता है,
एक्सप्लोर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस पीरियड। क्या कहते हैं हम उसे? रेफरेंस पीरियड। क्या कहा जाता है उसे? रेफरेंस। जी नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव टाइम नहीं होगा, रेफरेंस। यानी कि इतने टाइम पीरियड में आपने क्या किया है, जैसे मान लो कि आपने आज ही आप क्या है अपने आप को रिसर्च, आपने क्या किया है अपने आप को पीएचडी में एनरोल कर लिया, ठीक है, पीएचडी में एनरोल कर लिया तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी? रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपके गाइड ने, आपके सुपरवाइजर ने आपको क्या है एक टाइम अलॉट दिया कि आपके पास क्या है 1 मंथ का टाइम है, और इस 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, अपने कि आपको ये डिसाइड करके आना है। आपको 1 महीने का टाइम दिया गया कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, आपने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है वो टॉपिक आपको डिसाइड करके आना है। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पीरियड। मतलब ये आपको क्या, ये जो 1 महीने का आपको टाइम देगा कि आपको इतने टाइम के अंदर क्या करना है, अपना टॉपिक डिसाइड करना है, उसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पीरियड। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अगर आप गलत दोगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और सही दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रेफरेंस पीरियड ही आंसर कर देते तो मैं आपको रिट्रोस्पेक्टिव टाइम के बारे में ना बताती, एज और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में हो सकता है ना बताती। लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलत दिया तो इट मीन क्या है, यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे कि हाँ इसका आंसर ये है, और वो आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान भी रहेगा। अगर आप सही आंसर देते तो भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता। तो यानी कि आंसर देना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप गलत दे रहे हो या सही दे रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर देना, चाहे आप सही दो या गलत दो। यहाँ पर तो क्या, क्योंकि क्लासेस हम आपको क्या सिखाने के लिए या आपको समझाने के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए है। और जब हम चीजों को खुद से पढ़ते हैं तो वो जब हमें क्या है इतनी चीजें क्लियर नहीं होती। जब हम किसी के बाय वर्ड ऑफ माउथ, किसी दूसरे पर्सन के मुंह से कोई हमारे सामने और उससे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ऑडियो विजुअल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको रिवाइज करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक ध्यान में रहती है। तो अगर आप सही क्वेश्चन, अगर आप क्या है सही आंसर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है कि मैंने तो बिल्कुल क्या है सही आंसर दिया है, राइट। और अगर आप गलत दे देते हो कभी कभार तो होता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसका आंसर ये दिया था और फिर मैम ने इसका आंसर ये बताया, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रहेगा। तो गाइज ऐसा मत सोचो कि हमने गलत दिया या सही दिया है, इंपॉर्टेंट क्या है सिर्फ आंसर करना। तो नेक्स्ट है जी आपका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट। कि जो हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो हम कोरिलेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस किसके लिए किया जाता है? डिफरेंस अमंग वेरिएबल, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस देखने के लिए। वेरिएशन अमंग वेरिएबल, उनमें वेरिएशन कितना आ रहा है। एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, कि उनके बीच एसोसिएशन कितना, उनके बीच संबंध कैसा है, और उनके बीच रिग्रेशन देखने के लिए। जो कोरिलेशनल है, बिल्कुल जी बिल्कुल, मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप मिस्टेक करोगे तभी आप सीखोगे। और हर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अपनी मिस्टेक से ना सीखे। हर पर्सन अपनी मिस्टेक से ही सीखता है, मिस्टेक से तो मतलब डेफिनेटली सीखता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है रितु का, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल। जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो किसके लिए किया जाता है आपका? एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स, कि जो हमारे वेरिएबल है उनके बीच संबंध कैसा है, उनका एसोसिएशन कैसा है, उसके लिए हम कौन सा एनालिसिस करते हैं? कोरिलेशनल एनालिसिस। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है। ज्योति सिंह एंड रितु दोनों का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट है जी आपका, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या है आपसे कि आपके जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे क्या कुछ मेथड तो होते हैं जो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो नॉन प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये तो क्या है आपका प्रोबेबिलिटी मेथड है। डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड है, ये भी क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है जी। तो राइट आंसर है आपका
सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो डायमेंशन, देखो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें जो भी आपका सैंपल है उस सैंपल की जितनी भी यूनिट्स है हर यूनिट के सेलेक्ट होने के जो चांस है वो क्या होते हैं? इक्वल। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें जो भी आपका सैंपल है और उस सैंपल में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट के जो चांसेस हैं सेलेक्ट होने के वो क्या होते हैं? इक्वल। जैसे कि मान लो आपके क्या है, आपने जो सैंपल लिया उसमें क्या है 50 आइटम्स है, तो वो उन 50 के 50 सभी का क्या है? इक्वल चांस सेलेक्ट होने का। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें आपके जो सैंपल है उसकी जितनी भी यूनिट्स है उन सभी यूनिट्स के क्या होते हैं? इक्वल चांस। ठीक है, कि मतलब उन 50 में से कोई भी यूनिट आपकी क्या है? रेंडमली सेलेक्ट हो सकती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी वो होती है जहां पर आपके इक्वल चांस नहीं होते। जो आपका सैंपल है वहां पर आपके यूनिट के सेलेक्ट होने के जो चांस है वो क्या है? इक्वल नहीं होते, वो होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी है, डायमेंशनल आपकी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी है, स्नोबॉल भी क्या है? आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी क्या है? हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने के जो चांस है वो इक्वल नहीं होते हैं। जो कोटा सैंपलिंग है वो भी आपकी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें भी हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने के जो चांस है वो इक्वल नहीं होते हैं आपके। ठीक है, और जो आपकी स्ट्रेटिफाइड है ये क्या होती है? आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी। तो आंसर है जी आपका सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड, कि जिस एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसमें हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? साइनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च पैराडिग्म। ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसमें हम क्या है? रिसर्च की जाती है, जिसमें हमारी रिसर्च की जाती है उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। क्या कहा जाता है उसे? रिसर्च डिजाइन। रिसर्च करने के लिए क्या है? हमें एक रिसर्च डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है और उसी को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब रिसर्च करने के लिए जिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की हमें नीड होती है उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। ज्योति सिंह का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारी क्या है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है? जिसमें हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है? परफॉर्मेंस होती है। पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल्स। बताओ स्टूडेंट्स, तो ऐसा टेस्ट जिसमें हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है? परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जिसमें हम सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट कौन सा होता है? वो होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा निकल के, सबसे ज्यादा निखर के आती है। एप्टीट्यूड जो हमारा टेस्ट है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारी थिंकिंग, हमारी लॉजिक, कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी लॉजिकल एबिलिटी, ये सब निकल के आती है। तो वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ शेयर कीजिए। और गाइज 23 अगस्त से क्या है? 23 अगस्त यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो हमारे बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट क्या है? 23 अगस्त से यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो क्या है हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए, जो भी यूजीसी नेट के को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस बार यूजीसी एनटीए क्या है? 2 एग्जाम को क्लब करके एक ही एग्जाम ले रही है, तो उनको जो रिजल्ट है वो भी 6% की बजाय 12% देना होगा। तो आपके क्या है? इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के जो चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अपने आप को प्लीज फटाफट, जो हमारा बैच है वो स्टार्ट होने
होने वाला है उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए, क्योंकि उसकी जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल सी रखी गई है, ताकि आप अपने एग्जाम को क्या है क्वालिफाई कर सको। और अगर आप Y337 कोड को यूज करते हुए परचेज करते हो तो आपको 77% की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी। किसी भी चैनल पर कहीं पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको 77% की डिस्काउंट कहीं भी नहीं मिलेगी। टीजीटी के स्टूडेंट हो, ओके जी। यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल को भी आप लेकर आओ, जो आपके यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट है जी आपका अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर, कि जो हम अपने रिसर्च करते हुए जो रिसर्च लिटरेचर करते हैं, रिव्यू लिटरेचर करते हैं, उस रिव्यू लिटरेचर करने का जो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हम रिव्यू लिटरेचर क्यों करते हैं, रिसर्च रिव्यू लिटरेचर क्यों किया जाता है, उसका जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। रिव्यू लिटरेचर करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, provides information about the authors and their affiliations, generate research questions and validating those questions, and conduct multiple task based screening, कि जो हम रिसर्च करते हुए जब हम अपने रिसर्च में एनरोल होते हैं, जब हम अपनी पीएचडी में एनरोल हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक रिव्यू लिटरेचर करना होता है। तो वो रिव्यू लिटरेचर करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो रिव्यू लिटरेचर करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, कि जो हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस हैं कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन को जनरेट करना और उन क्वेश्चंस को वैलिडेट करना ही हमारा रिव्यू लिटरेचर करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कि एक जो रिसर्चर है वो अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है, यानी कि वो नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अ रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कि एक रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गया, यानी कि वो नल हाइपोथेसिस को उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है तो क्या इंप्लाइड होगा इससे, व्हाट इम्प्लीकेशन विल इट कैरी फॉर हिज और हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस। तो उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या इंप्लाई करेगी, रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन और इंप्रूविंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। तो जब भी गाइज आप अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट। क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है हमारी, देयर इज नो significant relationship, there is no significant relationship। तो जब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो इट मीन क्या है कि आप की जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी आपका Which one of the following is the main feature of qualitative research? क्वालिटेटिव रिसर्च का आपका मेन फीचर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, वो रिसर्च जिसमें आप क्वांटिटी को यूज नहीं करते हो, बल्कि किसे यूज किया जाता है, क्वालिटी को यूज किया जाता है। जो क्वालिटेटिव हमारे मतलब किसी पर्सन की, किसी की भी क्या है जो क्वालिटीज होती है उसके ऊपर, मतलब जिसमें हमारी क्या क्वांटिटी जो नंबर्स है उसको हम यूज नहीं करते, जो हमारी डेटा से रिलेटेड नहीं होती, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे मेन फीचर ही क्या है, अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस, जिसमें हमें क्या है डेटा एनालिसिस ना करना पड़े, वही आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च। वो क्या होती है जी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि इसमें हम क्या क्वालिटीज होती हैं, इसके लिए हमारे क्या क्वेश्चनेयर्स फिल किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, इसमें हमारा जो डाटा है उसका एनालाइज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन, कि इनमें से कौन सा रिसर्च फॉर्मेट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने और हाइपोथेसिस को जनरलाइज करने पर ध्यान देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन।
तो ऐसा हमारा किया जाता है एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट किया जाता है और उसकी जनरलाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 30 रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो गाइस इसी तरह के और क्वेश्चंस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए डेली 2:30 पे। डेली 2:30 पे हमारी जो क्लास है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए रहती है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपने आप को हमारे बैच में एनरोल कीजिए क्योंकि हमारा जो बैच है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इस कोड को जो कि ऊपर लिखा है Y337 इसको यूज़ करते हो तो 77% की आपको डिस्काउंट भी मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज।